हेलो एवरीवन, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल टास्क पर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 7 पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसकी 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे सहयोग मूलक सुरक्षा। क्या है सहयोग मूलक सुरक्षा? सहयोग किस प्रकार हम कर सकते हैं? क्या सभी कंट्रीज़ को मिलकर सहयोग करना चाहिए या सहयोग केवल एक कंट्री के द्वारा ही किया जाना बेहतर होगा? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इन सभी सवालों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के साथ सुरक्षा क्या है, इसकी परिभाषा भी जान ली है बेहतर तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा। सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की ज़रूरत है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। ठीक है, बेसिकली सहयोग का मतलब होता है, हम कोई भी ग्रुप है या फिर कोई भी संगठन है, कोई भी अथॉरिटी है, उसमें उसके जितने भी मेंबर हैं वो सभी मेंबर किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे, किसी एक पर्टिकुलर मसले पे सहयोग करें, कोऑपरेट करें। ठीक है, तो जो सुरक्षा के जो अपारंपरिक खतरे हैं, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि हो गया, ठीक है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आतंकवाद हो गया, इसके साथ साथ में पर्यावरण प्रदूषण हो गया। ठीक, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको कोई एक राष्ट्र अकेले हैंडल नहीं कर सकता। इसके साथ इसमें और भी है, जैसे अकाल हो गया, भूखमरी हो गया, महामारी हो गया। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं, मसले हैं, जिन पे कोई एक कंट्री नियम कायदे कानून बनाकर इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती। तो इन सभी मुद्दों पर सभी कंट्रीज़ को मिलकर काम करना है, सभी कंट्रीज़ को मिलकर सहयोग करना है। और इन जो खतरे हैं, ये जो खतरे हैं, इन्हें हम किसी सैन्य बल के द्वारा, काफ़ी हद तक आतंकवाद को हम सैन्य बल के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं जड़ से, लेकिन फिर भी उसमें आपसी सहयोग की ज़रूरत काफ़ी बेहतर तरीके से होगी। लेकिन अकाल है, पर्यावरण प्रदूषण है, इन सभी मुद्दों को हम सैन्य बल के द्वारा, यानी कि सुरक्षा के पारंपरिक जो धारणा है उसके द्वारा खत्म नहीं कर सकते। इसमें सहयोग द्विपक्षीय, दो देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। इसमें सहयोग कितने प्रकार से, यानी कि दो देश कंट्रीब्यूट करें या फिर दो देशों के अलावा और देश कंट्रीब्यूट करें, और वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्र यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, बच्चों, मैंने जो भी अभी आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया है, वो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक, आदि। स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन,
मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन शामिल हो सकते हैं और इन परेशानियों को, इन मुद्दों को, इन मसलों को हल करने में देशों के साथ साथ काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, ठीक है, और जो स्वयंसेवी संगठन यानी कि एनजीओज हैं, वो सभी भी इसमें योगदान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। यानी कि जो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल बिरादरी है, यानी कि जो इंटरनेशनल की सरकार है, उस पर बल प्रयोग की अनुमति वो कब देगी? जब कोई एक पर्टिकुलर कंट्री अपने देश में हो रहे अकाल, भुखमरी या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर के द्वारा वहाँ की जो जनसंख्या है वो दुख दर्द झेल रही हो और वहाँ की जो सरकार है उस परेशानी पर कोई नियम, कायदे, कानून ना बना रही हो या फिर अपनी जनता को दुख दूर करने की कोई कोशिश ना कर रही हो। भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ, यानी कि भारत जो है वो सुरक्षा की किस प्रकार की रणनीति को अपना रहा है कि भारत को सुरक्षित रखा जा सके। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन। इसके साथ साथ में आप वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी, ठीक है। जो भारत है यानी कि जो इंडिया है वो जो खतरे की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा है, उन दोनों धारणाओं से वह गुजरा है, क्योंकि भारत को अपने ही देश में काफ़ी सारे ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा और अदर कंट्री से भी काफ़ी सारे खतरों का सामना करना पड़ा है। भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक मुख्य हैं, ठीक है। अब इन चारों घटकों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो भारत की सुरक्षा नीति है उसके कौन से मुख्य 4 घटक हैं। तो फर्स्ट है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी कि जो मिलिट्री पावर है इंडिया की उसको स्ट्रॉन्ग करना। पाकिस्तान ने 1947 से 1948 तक एक युद्ध चला। इसके बाद 1965 में, 1971 में और 1999 में भारत पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने। इसी के साथ साथ में 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस सारे देश हैं। यानी कि जो दक्षिण एशिया का मैप है या फिर जो दक्षिण एशिया के एरिया आ रहा है उसमें भारत एकदम सेंटर में है, ठीक है। ये भारत एकदम सेंटर में है और इसके आसपास में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्री के पास क्या है? परमाणु हथियार हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत एक तो सेंटर में, इंडिया एक तो सेंटर में है दक्षिण एशिया के एरिया में, और जो इसके आसपास के पड़ोसी देश हैं भारत के उन सभी के पास में परमाणु हथियार हैं। तो इंडिया को ऑब्वियस सी बात है कि अपना सैन्य क्षमता बल बढ़ाना चाहिए और मजबूत करना ही होगा। ऐसे में भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट कब किया भारत ने फर्स्ट टाइम? तो 1974 में। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना, ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करना। मतलब भारत ये चाह रहा है कि अगर
भारत को सुरक्षा चाहिए और अदर कंट्रीज़ को भी सुरक्षा चाहिए, तो सभी को जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी के जो लॉज हैं सभी कंट्रीज़ को उन लॉज को फॉलो करना चाहिए। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबंध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में, ठीक है, भारत जो परमाणु हथियारों को जो बनाया जा रहा था उनके प्रसार को रोक दिया, तभी तो अप्रसार लिखा है ना, उनके प्रसार को रोकना चाहा और कोई भेदभाव वाली नीति चलाने की, मतलब बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की कि किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पे ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो वैश्विक ताप वृद्धि थी उसको ध्यान में रखते हुए, उस मसले को ध्यान में रखते हुए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, जो कि 1997 में हुआ था। और इसमें 160 कंट्रीज़ थी, इसमें 160 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से भारत भी एक था। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं, ठीक है। जो भी वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल करने से उसमें क्या नुकसान है और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, ये सभी दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्शंस दी गई हैं। अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना, ठीक है। जो भारत की जो बाउंड्री है, जो इंडिया की बाउंड्री है, उसके अंदर जो इंडिया की बाउंड्री है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम से उसको निपटना, छुटकारा पाना। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की, ठीक है। यानी कि जो नागालैंड है, मिजोरम है, पंजाब है, कश्मीर है, यहाँ पर कुछ जो उग्रवादी समूह हैं, ठीक है, कुछ जो उग्रवादी समूह हैं उन्होंने अपने स्टेट को इंडिया कंट्री से अलग रखने की मांग की है। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है, लेकिन भारत चाहता है कि भारत एकता के साथ, अखंडता के साथ जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करे, इसलिए उसने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जन समूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है, ठीक है। और जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी जो जनता के समूह हैं, ठीक है, जन समूह यानी कि जनता से, आम जनता से बने समूह, वो जो जनता के समूह हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुलकर सरकार के सामने रख सकते हैं। निर्धनता से निपटना, अब जो चौथा घटक है इसका वो क्या है, निर्धनता से निपटना। भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो, ठीक है। निर्धनता से निपटने के लिए कोशिश की गई है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको अच्छा किया जाए और जो भारत की गरीबी रेखा है उस गरीबी रेखा में
कमी लाई जाए। परंतु ये प्रयास अब भी ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। हमारा देश अब भी गरीब है और असमानताएं मौजूद हैं। जब किसी भी कंट्री में असमानता होती है, यानी कि एक जो ग्रुप होता है वो अमीर वर्ग होता है और जो दूसरा ग्रुप होता है वो गरीब वर्ग का होता है। तो जब अमीर गरीब की खाई, बीच की खाई उत्पन्न हो जाती है तो असमानताएं बढ़ जाती हैं। इसे भारत पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर पाया है, लेकिन कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ में कल हम आपको इस चैप्टर के कुछ डायग्राम के साथ रीकैप करने के लिए मिलेंगे। और इस चैप्टर को काफ़ी लॉन्ग ही चैप्टर था और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको हम फिर से कल एक बार रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।